सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री नेटवर्क चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशंस पे कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल सर एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री नेटवर्क ग्वालियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना ये चैनल ऐसा पहला चैनल है जो आपको पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी बताता है, क्योंकि यह नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित है। इसमें आप पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगे तो दो लोगों को और रिकमेंड कीजिए। यदि वो भी आप हमारी संस्था के साथ जुड़ते हैं फिर वो दो को रिकमेंड करते हैं। इस तरह से चेन बनती जाती है और चेन बनने पर आपके पास एक हैंडसम अमाउंट वापस आता जाता है। इसके लिए मेंबर बनने के लिए आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आना होता है। आगे इसके बारे में और जानकारी यदि आप लोग चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9826256900। तो अपन ज़्यादा समय न लेते हुए अब अपनी पढ़ाई पे आते हैं। जैसा कि हम अभी स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा मैटर क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। दूसरा, बॉयल का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम क्या है, आइडल गैस क्या होती है, एवोगाड्रो नियम क्या है, गेलुसाक नियम क्या है, ये हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं आगे इसी क्रम में डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये नियम कुछ भी नहीं है। इस नियम में हम केवल बेसिक्स की बात करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए एक कंटेनर है, इसके अंदर हम दो गैसें भर देते हैं, जैसे गैस ए और गैस बी। दो गैसें भर दी इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। टेम्परेचर फिक्स रहेगा। यदि गैस ए का प्रेशर P1 है या PA है तो गैस बी का प्रेशर PB है, तो इस कंटेनर पे गैसों का टोटल प्रेशर, संयुक्त प्रेशर क्या होगा? तो टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर क्या होगा जिसे हम दिखाएंगे P, वो क्या होगा? PA प्लस PB, मतलब दोनों गैसों के प्रेशर के योगफल के बराबर। ये तो कोई भी बता देता, यही चीज उन्होंने नियम के रूप में कह दी, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं। आप लोग देखिए, यदि दो गैसें जो आपस में कोई रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं, किसी निश्चित ताप पर एक ही पात्र में बंद कर दी जाए तो गैसों का संयुक्त दाब गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए, यदि दो या दो से अधिक गैसों को निश्चित ताप पर किसी पात्र में बंद कर दिया जाए, यदि दो या दो से अधिक गैसों को जो आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं, किसी निश्चित ताप पर एक पात्र में बंद कर दिया जाए, तो गैसों द्वारा आरोपित कुल दाब गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। माना दो गैसें ए और बी है, जिनके पार्शियल दाब या आंशिक दाब क्या होगा? PA और बी वाले का PB। दोनों के एक ही पात्र में रख दिया जाता है तो उनका टोटल प्रेशर क्या होगा? संयुक्त दाब क्या होगा? PA प्लस PB। क्लियर? इंग्लिश में लिख लीजिए, when two or more chemically non-reacting gases enclosed in the same vessels
the total pressure of the mixture of gases is equal to the sum of the partial pressure of the component gases. Partial pressure of the component gases. Suppose there are two gases, gas A, its partial pressure is PA, and second gas is PB, partial pressure is PB. Then the total pressure P is equal to PA plus PB. Okay? यदि दो गैसों को जो कि आपस में कोई रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं, किसी निश्चित ताप पर एक पात्र में बंद कर दिया जाए तो गैसों का संयुक्त दाब गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। If two or more gases which are not chemically react each other are enclosed in a vessel, the total pressure of the gases is the sum of the partial pressure of component gases. Okay? Next. हमें गैसों का आंशिक दाब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसके लिए व्यंजक स्थापित करना है गैसों का आंशिक दाब के लिए, तो क्या होगा, गैसों का आंशिक दाब की गणना, आंशिक दाब की गणना, the partial pressure of partial pressure of the gases. अब देखते हैं हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं गैसों का। ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो गैसों का आंशिक दाब के नियम में क्या कहता है कि यदि दो गैसों को जो आपस में कोई रासायनिक क्रिया नहीं करती एक पात्र में बांधे तो गैसों का संयुक्त दाब दोनों गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब हम आंशिक दाब निकालते हैं तो हम मान के चलते हैं कि किसी कंटेनर में दो गैसें भरी हैं। ठीक है, माना लेट two gases are filled in a container A and B। ठीक है, गैस में क्या है, कंटेनर के अंदर दो गैसें भरी गई हैं A और B। तो अब हम देख के चलते हैं फॉर गैस A, गैस A के लिए लेते हैं, फॉर गैस A बाय आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से गैस A के लिए क्या होगा, बनाइए, PV इज इक्वल टू nRT, यही होता है, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। अब गैस A के लिए बात करें तो हम PA कर देते हैं, वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा, एक ही कंटेनर में भरा गया है। इसके मॉलिक्यूल क्या होगा, Na, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, R फिक्स रहेगा। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट फॉर गैस B बाय आइडियल गैस इक्वेशन क्या बन जाएगा, PV V is equal to NV RT, इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या होगा, इन दोनों को अगर देखेंगे तो इनमें से B कॉमन आएगा, तो हमने B कर दिया कॉमन, क्या होगा, PA प्लस PV। ठीक है, और इनमें क्या आएगा, RT कॉमन, RT क्या बन जाएगा,
Na प्लस Nb, इक्वेशन नंबर 3। बस हमें ऐसे ही बनाना है। अगर सपोज करो 3 गैसें होती तो हम तीसरे पी ए हो गई, बी हो गई, फिर सी कर देते। ठीक, अब हमें क्या करना है, जिस गैस का आंशिक दाब निकालना है उस समीकरण को लेंगे बस। तो क्या लिखेंगे, फॉर गैस ए या इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड, क्या हो जाएगा, पी ए वी अपॉन पी ए प्लस पी वी इंटू वी इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन एन ए प्लस एन बी आर टी। क्लियर, जे बी से ये भी चला गया, आर टी से आर टी चला गया, क्या बचा क्या, अब इस साइड लिख रहे हैं पी ए अपॉन पी ए प्लस पी वी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, we know that क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू होता है एक्स ए, मीन्स मोल प्रवाह, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। माने अगर मोलों की संख्या किसी एक के घटक के मोलों की संख्या और टोटल मोलों की संख्या का जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। अब जिसका कर रहे हैं, जैसे हम गैस ए के लिए लिया है तो ए ऊपर होगा, नीचे टोटल होगा, तो गैस ए का मोल फ्रैक्शन। अगर ऊपर बी होता तो क्या होता, बी का मोल फ्रैक्शन। एंड बाय डाल्टन्स लॉ क्या था, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। देखा, ये दोनों मान उठा के हम इस पर रख देते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 4 में रख दो तो क्या आएगा, पी ए अपॉन P इज इक्वल टू एक्स ए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी ए इज इक्वल टू P इंटू एक्स ए, वेयर पी ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, और X से तो हम लिख चुके हैं, एक्स ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। ठीक है, बता दिए से तो इससे एक और बनता है फार्मूला, क्या बनेगा, गैस का आंशिक दाब कुल दाब तथा उस गैस के मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। गैस का दाब क्या कह सकते हैं अपन, फिर से बोलो, गैस का आंशिक दाब गैस के संयुक्त दाब तथा गैस के मूल प्रवाह के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमें गैस बी का करना होता तो क्या करते हैं,
सेकेंड वाली इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर देते, तो क्या बनता है कि PV इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे करते वो लाते सेकंड वाले में करते, इधर क्या बन जाता, PV इज इक्वल टू P इंटू एक्स बी हो जाता, गैस बी के लिए रहता है। ऐसे गैस सी होता तो गैस सी के लिए बनाते। इस तरह से हम हर गैस के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसके न्यूमेरिकल भी होते हैं जो कि भी अपन करेंगे बाद में। ठीक है, आगे चले। अब आता है डिफ्यूजन। कुछ हेडिंग्स आएंगी छोटी छोटी। पहली क्या है, डिफ्यूजन, DIFFUSION, डिफ्यूजन। इसको हिंदी में कहते हैं विसरण। क्या होती है इसकी परिभाषा? डिफ्यूजन और इफ्यूजन दो चीजें हम पढ़ेंगे। DIFFUSION, डिफ्यूजन, उसे कहते हैं निःसरण। गैसों में कौन सी क्रिया होती है? डिफ्यूजन और इफ्यूजन, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफ्यूजन की परिभाषा देखिए, गैस के अणुओं का स्वतः अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। गैस के अणुओं का स्वतः अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। इंग्लिश में लिखो, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स टुवर्ड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स टुवर्ड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे घर में हम अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती की स्टिक अगर हमने यहाँ पे जलाई जाए तो उसकी स्मेल, फ्रेगनेंस पूरे कमरे में फैल जाती है। तो क्या होता है, स्टिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्रेगनेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किसके अंदर रहते हैं? स्टिक के अंदर। जैसे ही हम इसे जलाते हैं तो वो क्या होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो क्या होते हैं, सब तरफ फैल जाते हैं, इसलिए उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैलती है। तो एग्जांपल लिखेंगे इसका, कमरे के एक कोने में जल रही अगरबत्ती की खुशबू संपूर्ण कमरे में विसरण क्रिया के कारण ही फैलती है। The smell of the burning stick is spread everywhere due to diffusion process. Clear? अब आता है इफ्यूजन। इफ्यूजन में क्या होता है, इफ्यूजन और डिफ्यूजन करीब करीब एक से है। बस डिफ्यूजन में क्या था कि बहुत बड़े एरिया से, जैसे स्टिक के पूरी नली से इधर पूरे से जाएंगे मॉलिक्यूल, लेकिन इफ्यूजन में क्या होता है, छोटे से छेद से होते हैं। जैसे आपने देखा होगा गॉल ब्लैडर होता है, या गॉल ब्लैडर छोड़ो आप, फुटबॉल का ब्लैडर होता है, ब्लैडर के अंदर एक छोटा सा छेद होता है, उसमें से ही एयर पार होती है और ब्लैडर पिघल जाता है। तो विसरण की ही रिएक्शन है, सब कुछ वही है, केवल इसमें एक लाइन जोड़ना है, एक संकीर्ण छिद्र से। परिभाषा लिखेंगे, गैस के अणुओं का एक संकीर्ण छिद्र से होकर स्वतः अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन। गैस के अणुओं का स्वतः
एक संकीर्ण छिद्र से होकर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन निःसरण कहलाता है। The spontaneous flow of gaseous molecules toward high concentration to low concentration through a small pore is known as diffusion. एग्जाम्पल क्या होता है? साइकिल के पहिए का पंचर होना, फुटबॉल के ब्लैडर से हवा का निकलना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, साइकिल का पहिया जो होता है या ट्यूब्स कहते हैं इसे, ट्यूब का पंचर होना और बस्ट होना, दोनों में कौन सी क्रिया होती है? तो जब पंचर होता है तो एक छोटे से छेद में हवा निकलती है, इसलिए वो होती है उस समय निःसरण रिएक्शन, डिफ्यूजन, बिकॉज दैट टाइम एयर कम्स आउट थ्रू ए स्मॉल पोर, दैट्स व्हाई इट इज ए डिफ्यूजन प्रोसेस। और डिफ्यूजन में क्या होता है? संकेत से शब्द तो आता नहीं है, तो कहीं से भी जा सकती है। तो टायर जब फटता है या ट्यूब जब फटता है तो एक बड़े से एरिया में से निकलती है, तो वो फिर किसका होगा? विसरण का। ठीक है, आगे चले। आगे आते हैं। अब आप लिखिए ग्राहम के विसरण नियम, ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम क्या है? देखो, ताप व दाब की समान अवस्थाओं में, ताप व दाब की समान अवस्थाओं में गैसों के विसरण की दर, ताप व दाब की समान अवस्थाओं में गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होती है। फिर से लिख लीजिए, ताप व दाब की समान अवस्थाओं में गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होती है। गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होती है। इंग्लिश में लिखिए, द रेट ऑफ द डिफ्यूजन of the gas, the rate of the diffusion of the gas is directly proportional to the, is inversely proportional to the, is inversely proportional to the square root of density, square root of density। ठीक है, गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होती है। द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ गैस इज स्क्वायर रूट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब यदि हम ये मान के चलते हैं कि गैस जो है, लेट the rate of diffusion, the rate of diffusion as a diffusion is R and density is D, then क्या बन जाएगा? R
is proportional to √1/d। ठीक है, ये बन जाएगा गैसों के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द गैस is inversely proportional to the square root means square root of density। यदि गैस की विसरण की दर r हो और घनत्व d हो तो क्या होगा, r is proportional to 1/d। अब ऐसा भी होता है कि दो गैसें हो तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, सपोज देयर आर two gases A and B। यदि वहां पर दो गैस है A और B तो फॉर गैस A क्या बन जाएगा, फॉर गैस A RA is proportional to √1/dA। और गैस B क्या हो जाएगा, RB is proportional to √1/dB। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड क्या होगा, देखिए इधर करते हैं क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा हमें अच्छे से लेना है। RA अपॉन RB इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो दोनों में कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट कट जाएंगे, क्या बन जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू √dB अपॉन dA। एक तो ये बन जाएगा, ठीक। अब R क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है V अपॉन T, माने कितनी वॉल्यूम निकलना है T में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर G वैल्यू में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, VA अपॉन TA अपॉन VB अपॉन TB इज इक्वल टू √dB अपॉन dA। ठीक है, और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, m/2 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो अब जे वैल्यू रखते हैं तो क्या बन जाएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, VATB अपॉन VB TA इज इक्वल टू √, इसमें क्या बनेगा, m रखेंगे तो MB अपॉन 2 अपॉन MA अपॉन 2, ये 2 कट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, VATB अपॉन VB TA इज इक्वल टू √MB अपॉन MA। ये बन जाएगा, और सबको अगर एक साथ रखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू √dB अपॉन dA। तीनों चारों से मिलकर फार्मूला ये बन गया। अब जो चीज जहां दी जाए वो लिखेंगे। V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू द वॉल्यूम, गैस A का वॉल्यूम, T इज इक्वल टू टेम्परेचर, M इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, D इज इक्वल टू डेंसिटी। अब जो भी दिया उसके हिसाब से फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो मान लीजिए अब इसे,
आगे चले। आगे क्या होगा तो देखते हैं, जो भी होगा अच्छा होगा। चलो अब देखते हैं आदर्श गैस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। आदर्श गैस का देखिए आदर्श गैस का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक। ठीक है ना, आदर्श गैस का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक, मोलर मास ऑफ द आइडियल गैस। मोलर मास ऑफ आइडियल गैस मुझे कैसे मिलता है? तो आदर्श गैस हमें पता है क्या होती है। आदर्श गैस समीकरण से बाय आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। क्लियर? n इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन M। बताएंगे इसमें क्या होता है, W क्या होता है, M क्या होता है। हम इसकी जगह रख सकते हैं PV इज इक्वल टू WRT अपॉन M। क्लियर? P इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, M निकालना अपने को, तो M इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, WRT अपॉन PV। W अपॉन V इज इक्वल टू होता है डेंसिटी D। वैल्यू रखते हैं इसमें, तो एक क्या बन जाएगा, M इज इक्वल टू RDRT DRT अपॉन P। एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला आपका ये बन गया। ठीक है, और एक फार्मूला आपका ये बन गया। अब चूंकि मैं M निकालना था, M के लिए दो फार्मूले बन गए, इसके बेस में हम पूरा निकाल सकते हैं। अब इसमें किसको क्या कहा गया है ये देखो, तो वेयर W क्या है, W